हाय, वेलकम टू स्टडी IQ. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण बघून घेणार जैन 2022 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. इसका सारा कंटेंट मराठी में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला प्रश्न आपके सामने है. नुकतेच सिंधुताई सपकाळ यांचे निधन झाले, त्यांचा संबंध कोणत्या क्षेत्राशी होता? यानी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं ये सिंधुताई सपकाळ जी. और देखिए इनका पूरा जीवन जो समाज सेवा है उसमें गया. शुरुआत में इन्होंने बहुत ही खराब परिस्थितियों का सामना किया. इनको इनके हस्बैंड ने मार के घर से निकाल दिया. फिर ये अपने मायके में गई, वहां पर भी उन्होंने नहीं रखा. उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि लोगों की समाज सेवा शुरू की. और जो छोटे बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे, जो कि लावारिश बच्चे भी होते हैं, उनके लिए इन्होंने सदन बनाए. तो इनका पूरा जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए. इनके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वैसे भी जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं या सोशल वर्कर होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन हमारे महाराष्ट्र PSC में आते हैं. तो इसका सही आंसर है समाज सेवा से इनका संबंध है. और इनके बारे में बहुत सारा डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है. इनका जन्म कहां पर हुआ था? वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और 1948 में इनका जन्म हुआ. बाद में इन्होंने ममता बाल सदन करके एक संस्था स्थापित की, जिसमें वो क्या करती हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो लावारिस बच्चे होते हैं, उनको वहां पर रखती हैं, उनका भोजन का प्रबंध करती हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उनकी शादियां कराती थी. इसके बाद में उनकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बाद में उनको कोई काम नहीं है, तो उनको किसी तरह से काम पे लगाना, ये सारे अच्छे अच्छे काम किसने किए हैं? सिंधुताई सपकाळ जी ने किए. और बचपन में बहुत ही खराब परिस्थितियों से वो गुजरी. ममता बाल सदन, इसकी स्थापना उन्होंने कब की? 1994 में. तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है. फिर बाल निकेतन हड़पसर पुणे में इन्होंने स्थापित किया. सावित्रीबाई फुले मुलींचे वसतिगृह यानी क्या? हॉस्टल, वो इन्होंने चिखलदरा में स्थापित किया. गोपिका गाय संरक्षण केंद्र, ये इन्होंने वर्धा में स्थापित किया. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं, ये आपको पता होना चाहिए. एटलीस्ट ये जो फर्स्ट वाला है ममता बाल सदन, ये तो आपको पता होना ही चाहिए विथ ईयर, क्योंकि रिसेंटली इनका निधन हुआ है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है. अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार महाराष्ट्र शासन ने इन्हें प्रदान किया. नारी शक्ति पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया. और पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें रिसेंटली कुछ दिन पहले ही प्रदान किया गया था. प्रेसिडेंट हमारे कौन? श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा. तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका अभी फिलहाल ही में निधन हुआ है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है. अगले प्रश्न पर आते हैं. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्ली राजपथावर समाविष्ट केलेल्या महाराष्ट्राचा झाकीचे शीर्षक काय आहे? आपको पता होगा 26 जैन को जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उनमें कंपटीशन रखा जाता है कि आपके यहाँ पर कोई विशेष योजना हो या आपका कोई विशेष कल्चर हो, कोई विशेष बात हो, तो आप क्या करिए, उसको राजपथ पर प्रदर्शित करिए. उससे पूरे देश के सामने आता है. तो 10 जो चित्र रथ जिसे कहा जाता है, या रथ चित्र, उसमें इनको प्रदर्शित किया जाता है. तो हमारे महाराष्ट्र की भी जो झांकी थी, जो रथ चित्र था, वो इस साल भी प्रदर्शित हुआ. और उसका जो शीर्षक था वो क्या था? महाराष्ट्रातील जैव विविधता मानका, यानी महाराष्ट्र में जो बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर हमने ये रथ चित्र बनाया था. यानी कितने प्रकार के जीव जंतु हैं उस बायोडायवर्सिटी में, और कितना ये समृद्ध है. तो देखिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ डेटा लिखा है. उसमें भी खासकर सातारा जिल्ह्यातील कास पठार आपको देखने को मिलेगा. उसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस चित्ररथ में या रथ चित्र में. रान फुलांची प्रसिद्ध, यहां का बहुत प्रसिद्ध है रान फूल. जैव वैविध्य महत्व है इसका. और यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर करके रखा है. यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना 2012 में इसको कासला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा बहाल केला. तो ये भी आपको डेटा पता होना चाहिए कि 2012 में इसको यूनेस्को ने जागतिक वारसा यानी वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है. किसको? कास के पठार को, जो कि सतारा जिले में आपको देखने को मिलेगा. और ये सारा का सारा हमने उसमें रथ चित्र में प्रदर्शित किया. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. अगले प्रश्न पर आते हैं. 95th अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कुठे होणार आहे?
ये अप्रैल मंथ में होना है। निफाड़ नासिक, रावेर जळगाव, घोटी नागपुर या उदगीर औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर है उदगीर औरंगाबाद में ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन होने वाला है। और इससे पहले वाला जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था 94th नंबर का, वो नासिक में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, 94th नंबर का नासिक में हुआ था। और देखिए इसके बारे में और डेटा है, ये अप्रैल 2022 में होने वाला है। सम्मेलन के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे भारत सासणे, इंपॉर्टेंट है। और 94th साहित्य सम्मेलन नासिक में हुआ था। और फर्स्ट साहित्य सम्मेलन 1878 में, कई बार मैं बता चुका हूं, पुणे में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सोशल रिफॉर्मर हैं हमारे महाराष्ट्र के। सो अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष इसके भारत सासणे, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो इसने क्या किया है, ये ना रेड लिस्ट जारी करती है। अभी रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जानवर है और वो धोखे में यानी उसकी प्रजाति खत्म होने वाली, या फिर कोई पेड़ पौधा है वो धोखे में, तो उसकी ये रेड लिस्ट जारी करता है। तो ये अगर रेड लिस्ट जारी हो जाती तो सरकार के ऊपर ये प्रेशर आता है कि आप उसको बचाने के लिए विशेष प्रयास करिए। विशेष प्रयास से मतलब ये है कि उनके लिए, जैसे मान लीजिए वाघ है, वाघ को अगर धोखा हो गया या फिर जैसे चित्ता हमारे यहां से खत्म हो गया, तो इनको बचाने के लिए आप उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाइए, उनका जो रिप्रोडक्शन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उन पे वॉच रखिए, उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है या क्या कर रहा है। तो ऐसे ही एक IUCN ने रेड लिस्ट में डाला है हमारे महाराष्ट्र की एक वनस्पति को, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोना घंटी। सोना घंटी अगर आपने देखा हो तो पीला कलर का, पीले कलर का एक फूल सा दिखता है और बहुत ही सुंदर वो वनस्पति होती है और वो काफी रहता है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली वो भी खत्म होने वाला है। तो उसके लिए IUCN ने इसको रेड लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया है। और ये देखने को मिलता है आपको पश्चिम घाट में। पश्चिम घाट यानी कहां, डेफिनेटली ये अगर हमारा भारत है, साउथ इंडिया वाला पार्ट है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं और ये ईस्टर्न घाट है। और यहीं पर आपको वेस्टर्न कोस्ट मिलेगा, इधर ईस्टर्न कोस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तो पश्चिम घाट में ये सोना घंटी देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये किस में आ चुका है, रेड लिस्ट में आ चुका है। और इसके शास्त्रीय नाम आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ये फॉरेस्ट सर्विस में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब्यूटिलान रानडी, ये इसका शास्त्रीय नाम है, यानी जो वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो ये इसका होगा। और हमारे महाराष्ट्र में इसे सोन घंटी के नाम से जाना जाता है। पीले कलर का फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। IUCN ने रेड लिस्ट में इसको डिक्लेअर कर दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्राचा एकूण वाघांचा संख्यापैकी किती टक्के वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। 60%, 62%, 63, 64। तो इसका सही आंसर है 64% जो हमारे यहां के टोटल वाघ है, टाइगर, वो कहां पर है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए उनका भी शिकार किया जा रहा है। तो अगर हम टोटल देखें तो हमारे यहां पर 312 वाघ हैं हमारे महाराष्ट्र में, और उसके बछड़े कितने, 165, यानी जो छोटे उनके पिल्लू रहते हैं वो 165 है। उसमें से 200 अकेले वाघ के लगभग आपको चंद्रपुर में देखने को मिलेगी। आपको पता होगा ताड़ोबा नेशनल पार्क भी चंद्रपुर में है, उसी एरिया में आप मान सकते हो, जो जंगल वाला एरिया है। या फिर थोड़ा सा गढ़चिरौली में भी आपको जो फॉरेस्ट है उसकी डेंसिटी अच्छी देखने को मिलती है। ये ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, अगर हम महाराष्ट्र को ऐसा मान लीजिए मैं बनाऊं तो यहां कहीं पर आपको मिलेगा क्या, यहां पर गढ़चिरौली और इधर ही चंद्रपुर देखने को मिलता है। तो उसमें से अकेले 200 वाघ आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। और ये हमारे महाराष्ट्र के कुल वाघों का 64% है, जो कि एक बड़ी संख्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य सरकारचा कृषी विभागाने किती ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे? अब ये स्वयंचलित हवामान केंद्र क्या होगा? देखिए जो हवामान केंद्र होता है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है कि एक तरीके से वो मौसम का प्रिडिक्शन करता है कि कब बारिश आ सकती है, कितनी बारिश आ सकती है।
आपको खेत में सीड कब डालना चाहिए, नहीं तो आपने सीड डाला और बहुत तेज बारिश आ गई तो वो बह जाएगा, कोई अच्छी तरह से उसका जो लगाना है क्रॉपिंग है वो हो नहीं पाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार, उसने टोटल 2119 इतने स्वयंचालित हवामान केंद्र ग्राम पंचायतों में स्थापित करने का निर्णय लिया। अब इससे होगा क्या कि जो शेतकरी हैं उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, मौसम का वो प्रिडिक्शन कर पाएंगे, क्योंकि रोज वहां से इंफॉर्मेशन, ऐसा एक नोटिस बोर्ड रहेगा उस पर लगी रहेगी कि आज कितनी बारिश होनी है, धूप निकलनी है या क्या होना है। तो किसानों को इससे काफी मदद मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगभग 2000, अगर आप 2000 भी ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, 2000 के लगभग स्वयंचालित हवामान केंद्र ग्राम पंचायतों में नए स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा, तापमान, वाऱ्यांची दिशा, हवा की दिशा भी इंपॉर्टेंस रखती है, आणि वेग, वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंस रखती है, सापेक्ष आर्द्रता, पर्जन्यमान यांची अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी, यानी इनकी पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और किसानों को इससे काफी लाभ हो सकता है। रुपी बँक कोणत्या बँकेत विलीन होणार आहे? सारस्वत बँक, डोंबिवली नागरी सहकारी बँक, कल्याण सहकारी बैंक या पुणे सहकारी बैंक? मग याचा बरोबर उत्तर आहे सारस्वत बैंक में इसका विलीनीकरण होने वाला है, ऐसा प्रस्ताव चला है। आपको पता होगा जो रूपी बैंक है उसकी हालत काफी खराब है, वहां पर डिपॉजिट कम आ रहे हैं, उनका जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है एनपीए बढ़ता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत जो सारस्वत बैंक के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस बैंक को आप संभालने का ट्राई करिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको अपने बैंक में मिलाने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत पुरानी बैंक है, रूपी बैंक। इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे में है, और 1912 यानी 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए 100 साल से भी ज्यादा ये पुरानी बैंक है, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी हालत खराब है। सारस्वत बैंक के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है मुंबई में, और ये भी इसी के अराउंड 1918 यानी 1918 में स्थापित किया गया था। इसको भी लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट अब इसका रूपी बैंक का विलय किसके साथ हो जाएगा? सारस्वत बैंक के साथ होने की संभावना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नुकताच इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा विशेष पुरस्कार कोणाला देण्यात आलं आहे? डॉक्टर अजित पाठक, डॉक्टर शशांक जोशी, डॉक्टर दीनदयाल कोल्हे, डॉक्टर हनुमंत घोरपड़े? मग याचं बरोबर उत्तर आहे डॉक्टर शशांक जोशी। इनको IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना काल में अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया है, विशेष पुरस्कार। कई लोगों को ये तो दिया जा चुका है, बट सिंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने इसमें डालने का ट्राई किया, डॉक्टर शशांक जोशी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 34th पक्षी मित्र सम्मेलन कुठे होणार? यह हमारा राज्य स्तरीय है, यानी महाराष्ट्र के या बाहर के भी बुलाते हैं हम, तो राज्य में भी बाहर के लोगों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। नागपुर, नासिक, सोलापुर या कोल्हापुर? तो इसका सही आंसर है ये सोलापुर में आयोजित होगा। वहां पर बहुत सारे जो पक्षी वैज्ञानिक हैं वो आएंगे, और वो आने के बाद बहुत सारे पक्षियों पर डिस्कशन किया जाएगा कि किसको कैसे कंजर्व किया जाए, या किसकी संख्या घट रही है और रिप्रोडक्शन उनका कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पे वो बात करेंगे। तो ये किसने आयोजित किया है? वन विभाग सोलापुर इसने, और इसके साथ डॉक्टर मेतन फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर 34th पक्षी मित्र सम्मेलन आयोजित किया है। कहां पर? सोलापुर। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक दिवस एक गांव संबंधित आहे MIDC, महावितरण, कृषि विभाग या गृह विभाग? मग याचं बरोबर उत्तर आहे महावितरण। आपको पता होगा महावितरण हमारे महाराष्ट्र में जो बिजली सप्लाई है उसका काम करता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि बिजली बनाना एक अलग चीज है और उसको सभी जगह पर लेके जाना एक अलग चीज है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। उसके लिए वायर, तार लगाने पड़ेंगे, फिर उसके प्रॉपर ट्रांसफार्मर लगेंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये वितरण करने का काम कौन करता है? महावितरण करता है। इसने ये अभियान चलाया एक दिवस एक गांव। अब ये एक दिवस एक गांव क्या, वो एक गांव सिलेक्ट करेंगे, वहां पर जाएगी उनकी पूरी टीम। वो टीम ये देखेगी कि किसी को रैपिड मदद हम कर सकते हैं क्या। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे वहां पर, या फिर अगर कृषि पंप बीज जोड़ने की जरूरत है तो वो कर सकते हैं। यानी
जो गांव के लोग हैं उनकी बिजली से संबंधित समस्याएं उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एक दिवस एक गाव अभियान के तहत। तो इसमें क्या होगा, गावात जाऊन महावितरणची सर्व सेवा उपलब्ध करण्यासोबतच वीज यंत्रणेची देखभाल आणि दुरुस्ती तसेच कृषी पंप वीज जोडणी धोरणाचा जनजागृतीसाठी पुणे ग्रामीण मंडल अंतर्गत एक दिवस एक गाव अभियानला सुरुवात झाली आहे। पुणे के ग्रामीण मंडल के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाएगा अगर ये सक्सेसफुल रही तो। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील एकूण किती वन क्षेत्रात आणि वृक्ष आच्छादनात वाढ नोंदवण्यात आली आहे? आपको पता होगा जो केंद्रीय पर्यावरण वन और हवामान बदल विभाग है वो क्या करता है, हर साल वन पे अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है कि सब पूरे देश में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है या कितना कम हुआ है, बाघ कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, और भी बहुत सारा डेटा उसमें होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो अहवाल है केंद्रीय पर्यावरण वन और हवामान विभाग का, ये पूरा का पूरा अहवाल आपको पढ़ना है और उसके इंपॉर्टेंट डेटा निकाल के आपको याद करके जाना है, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खासकर जो फॉरेस्ट सर्विस होती है उसमें तो आते ही हैं, और जो सिविल सर्विस होती है डेफिनेटली उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी और हमारे महाराष्ट्र पीएससी में भी। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे महाराष्ट्र में वन क्षेत्र बढ़ा है, और वो कितना बड़ा है, 20 चौरस किलोमीटर, यस इतना ही बढ़ा है। और अगर हम पूरे भारत में देखें, संपूर्ण देशात यानी पूरे भारत में, तो 2261 चौरस किलोमीटर इतनी सी बाढ़ झाली, और महाराष्ट्र में 20 चौरस किलोमीटर सी बाढ़ झाली। अब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भारत में किस स्टेट में है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे महाराष्ट्र में भी है बट वन क्षेत्र कम है। तो अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो वहां पर वन क्षेत्र कम हुआ है इस बार, और फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है और अच्छी बात भी है कि हमारे महाराष्ट्र में 20 स्क्वायर किलोमीटर का वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये पूरी जो रिपोर्ट है इसको आपको डिटेल में पढ़ना है और इसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेटा याद करके जाना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। मालविका बनसोड कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या कबड्डी? तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन। और ये जो मालविका बनसोड है ये अभी रिसेंटली बहुत सुर्खियों में आ गई, क्योंकि इन्होंने जो एक बहुत ही फेमस प्लेयर है और वर्ल्ड लेवल पर भी जो 1-2 उनकी रैंक रहती है, वो है कौन, साइना नेहवाल। उनको इन्होंने हरा दिया, जो कि बड़ी बात थी। ये कहां से बिलोंग करती है, नागपुर से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी एज सिर्फ 20 वर्ष है, 20 ईयर्स की एज में इन्होंने साइना नेहवाल को हरा दिया। इस वजह से ये काफी सुर्खियों में आ गई, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। मालविका बनसोड कहां से बिलोंग करती है, नागपुर से बिलोंग करती है, और ये कौन सा गेम खेलती हैं, तो ये एसोसिएटेड है बैडमिंटन से। टेबल टेनिस, टेनिस या कबड्डी इसका आंसर नहीं लगाना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने जायद सस्टेनेबिलिटी हा पुरस्कार दिला आहे। किसको दिया है ये पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, जायद सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार। सरिंगम प्राइवेट लिमिटेड इसको नहीं दिया, कामीबेब साइंस ट्रस्ट इसको भी नहीं दिया, साइंस फॉर सोल्यूशन ये सही आंसर है, इसको ये पुरस्कार दिया है। और ये काम करती है क्या, औरंगाबाद के आसपास ये कंपनी काम करती है, और जो सौर ऊर्जा होती है उसके लिए शेतकरियों को एनकरेज करती है, शेतकरियों को सौर ऊर्जा से रिलेटेड प्रोडक्ट ये बेचती है। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है। आपको पता होगा कि हम जो परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जैसे कि कोल हो गया, इनसे हम शिफ्ट करना चाहते हैं किस पे, जो रिन्यू हो सके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ। जैसे सौर एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होगी, कोयला तो कभी खत्म हो जाएगा। तो इसमें अच्छा काम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के पंत प्रधान है शेख मोहम्मद बिन रशीद, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया। किसको, S&S को, इसे शॉर्ट में S&S कहा जाता है, यानी साइंस फॉर सोल्यूशन को ये पुरस्कार प्रदान किया है, जायद सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार। शेतकरियों को सौर वालवण के लिए ये काम करती है जो कंपनी है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। संसदेच्या इमारतीमधील भव्य अशोक स्तंभावरील राजमुद्रा
घडवण्याचे काम औरंगाबाद येथील शिल्पकार डैश यांचा करून करण्यात येणार आहे। आपको पता होगा हमारा जो संसद भवन है वहां पर हमारा अशोक स्तंभ लगता है, उसमें शेर होते हैं, आपको दिखते होंगे, 4 शेर होते हैं, 3 तो आपको सामने से दिखते हैं, क्वाइन में आपने देखे होंगे 1 2 3 और एक पीछे होता है, 4 शेर होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इन 4 शेरों में हमारी जो राज मुद्रा है वो अंकित की जानी है, और वो राज मुद्रा डेफिनेटली कोई शिल्पकार होगा वही अंकित कर पाएगा जिसको कि ये बनाना आता होगा। तो हमारे औरंगाबाद के ये व्यक्ति हैं सुनील देवरे जी, उन्हें कहा गया कि इस राज मुद्रा को आप अंकित करिए, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सुनील देवरे के लिए तो है ही, बट पूरे महाराष्ट्र के लिए भी ये गौरव की बात है। तो संसद भवन में अशोक स्तंभ पर राज मुद्रा अंकित करने का काम किसको सौंपा गया है? तो सुनील देवरे जी को यह काम सौंपा गया है। और सुनील देवरे जी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़े हुए, जो कि मुंबई में है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, पेंटिंग के बारे में या फिर दूसरी और भी चीजें होती है, शिल्प के बारे में कि आप मूर्तियां कैसे बना सकते हो, कुछ अच्छा कैसे कर सकते हो। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत पुराना संस्थान है ये। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 ने कोणाला सन्मानित केले जाईल, ये किसको प्रदान किया जाएगा? हमारे महाराष्ट्र से जूही केसकर, अदिति पालेकर, शर्मिली पावणे या अनीता देसाई। तो इसका सही आंसर है जूही केसकर। और ये जो जूही केसकर है ये सिर्फ महज 10th स्टैंडर्ड में, आप सोचिए 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने एक ऐसा अपरेटस बनाया है जो एक बीमारी है पार्किंसन डिसीज के काम में आता है वो अपरेटस। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने जूही केसकर को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उम्मीद है आप भी अच्छा करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रभा अत्रे यांना पद्म विभूषण पुरस्कार जाहीर झाला असून त्यांचा संबंध कोणत्या क्षेत्राशी आहे? अभी देखो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न। उसके बाद में नंबर आता है किसका? पद्म विभूषण। उसके बाद में किसका नंबर आता है? पद्म भूषण। फिर आता है पद्मश्री। ऐसे इसके रैंक है। तो हमारे महाराष्ट्र से इस बार सिर्फ एक व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। वैसे 10 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं इसके बारे में श्योर हूं कि इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है। पद्म पुरस्कारों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, वो आते हैं परीक्षा में। लोक कला, चित्रकला, शास्त्रीय गायन या समाज सेवा, तो इनका संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन है। ये ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक हैं। कौन? प्रभा अत्रे जी। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देखिए ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट आपको पढ़ना है और डेफिनेटली ये याद करना है। एकूण 10 लोकांना पद्म पुरस्कार, 10 लोगों को पद्म पुरस्कार, उसमें पद्म विभूषण शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे इन्हें मिला है, और पद्म भूषण 2 लोगों को मिला। किस किस को? नटराजन चंद्रशेखरन और दूसरे कौन? साइरस पूनावाला। अब ये नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। टाटा सन्स कंपनी है बहुत बड़ी, उसके अध्यक्ष हैं। और साइरस पूनावाला उद्योग समूह के अध्यक्ष हैं। फिर पद्मश्री की बात करें तो इतने सारे लोग हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या? प्रभा अत्रे जी का नाम तो बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए, और ये दोनों के नाम भी, नटराजन चंद्रशेखरन और साइरस पूनावाला। बट ये भी सब इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको पद्मश्री मिला है या किसको पद्मश्री नहीं मिला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको एक बार रीड कर लेते हैं हम। पद्मश्री मिला है डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर, बिंचू दंशावरील संशोधन इन्होंने किया। बिंचू जो काट लेता है ना, उसके दंश पर इन्होंने क्या किया? शोध किया, कुछ दवाइयां इन्होंने बनाई है उससे संबंधित। डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर। सुलोचना चौहान, ये लावणी डांस करती हैं, लावणी साम्राज्ञी हैं। सोनू निगम तो दुनिया जानती पार्श्व गायक, उन्हें भी मिला है। अनिल राजवंशी निबकर अभिकल्पय रिसर्च इंस्टीट्यूट से संचालक हैं, इनको भी मिला है पद्मश्री। डॉक्टर विजय कुमार डोंगरे वैद्यकीय सेवा के लिए, डॉक्टर भीमसेन सिंघल वैद्यकीय सेवा के लिए, और डॉक्टर बालाजी तांबे, इनको मरणोत्तर यानी मरने के बाद आयुर्वेद के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 10 लोगों को मिला है। ये पद्मश्री आपको याद करने, और पद्म विभूषण तो आपको याद होना ही चाहिए, पद्म भूषण भी सारे याद होना चाहिए, इनमें कोई कंसेशन नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
कृष्णा वारणा नदीच्या खोऱ्यात अतिशय दुर्मिळ मांजर दिसलं, त्याचे इंग्रजी नाव काय आहे? आटर, मिडल्टन, वेंट्रियम या यापैकी नहीं? तो इसका सही आंसर है आटर। ये उसका शास्त्रीय नाम है या इंग्रजी नाम है किसका? ये जो अतिशय दुर्मिल मांजर है ये है, इसको पाण मांजर भी कहा जाता है। पाण मांजर, ये पाण मांजर दिखिए। अभी इसको पाण मांजर क्यों बोलते? क्योंकि ये पानी में ना ऐसा बुड़ी मारती और 4 से 5 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती है और वहां इसको कुछ खाने के लिए मिल जाता है। जो जीव जंतु खाती, मछली खाती है या और भी कुछ, उनको ये पकड़ के ले आती बाहर और अपना फिर खाना खाती। यानी 4 से 5 मिनट तक ये पानी के अंदर रह सकती। दैट्स व्हाई वी सिंपली कॉल इट पाण मांजर, इसीलिए हम इसको पाण मांजर बोलते हैं। बट इसका इंग्लिश नाम क्या है? आटर। और ये बहुत ही दुर्मिल है, लगभग समाप्त सी हो गई, फिर भी ये देखने को मिली है कृष्णा वारणा नदीच्या खोरात। कृष्णा नदी आपको पता होगा, अगर ये मैं महाराष्ट्र बनाऊं तो इसमें यहां पर ऊपर सबसे पहले ताप्ती का खोरा है, ताप्ती के बाद में यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां मिलेगा क्या? हमारी गोदावरी का खोरा। गोदावरी के बाद में इधर ही आपको पूर्णा भी देखने को मिलता है, फिर उसके बाद में कृष्णा, फिर इसी में इसके ही आसपास वारणा भी रिवर देखने को मिलती है। इनका जो खोरा है वहां पर ये अतिशय दुर्मिल पाण मांजर देखने को मिली। इधर आपको पता होगा वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, ये नदियां बहती है इधर। आई होप आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी। तो उसका अंग्रेजी नाम क्या है पाण मांजर का? आटर। राष्ट्रपती विशिष्ट सेवा पदकाचे मानकरी ठरले विनय महादेवराव कोरगांवकर व प्रहलाद निवृत्ती खांडे, चंद्रकांत रामभाऊ गुंडगे, अनवर बेग मिर्जा, वरील सर्व। तो इसका सही आंसर है वरील सर्व। इन सभी लोगों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक मिला है और ये सब पुलिस से संबंधित है। पुलिस में अगर कोई अच्छा करता है तो राष्ट्रपति उनको भी पदक प्रदान करता है। कौन सा? विशिष्ट पदक दिया जाता है। तो राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक हमारे महाराष्ट्र से इतने लोगों को प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये। विनय महादेवराव कोरगांवकर, प्रहलाद निवृत्ति खांडे, चंद्रकांत रामभाऊ गुंडगे और अनवर बेग मिर्जा। ये सबके नाम अगर नहीं भी आप याद रख पाए तो कोई बात नहीं, बट एक बार आपको रीड कर लेना है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये इसका आंसर होना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। शेवटी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।